कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन के बहुत बहुत स्वागत और साथ में मंगरा भाई का जोहार, साथ साथ केतकी भौजी का भी जोहार। हाँ तो केतकी भौजी का आपका इरादा है आज का दिखाइएगा? भाई सबसे पहले हमेशा की तरह जो हमारे किसान भाई बहन भी जानते हैं उनको हम दिखाते हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार का। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के खुदरा मछली विक्रेताओं को मिलेगा अनुदानित साइकिल और आइस बॉक्स। झारखंड के 2 पशुपालकों को बायप सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदगा द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी लगाकर खुदरा मछली बेचने वाले मछली विक्रेताओं को 50% अनुदान पर एक साइकिल और एक ब्रांडेड आइस बॉक्स दिया जाएगा। यह कार्य डोमेस्टिक मार्केट योजना 2013-14 के तहत दिया जा रहा है। इसकी इकाई लागत 7,000 रुपये है, जिसमें लाभुक को 3,750 रुपये स्वयं वहन करना होगा, जबकि 3,750 रुपये विभाग द्वारा अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 100% अनुदान पर एक जोड़ी यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2013 है। लोहरदगा की सुषमा लकड़ा और देवघर के संजय कुमार यादव को पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पिछले दिनों पुणे में बायप 2012-13 सम्मान से सम्मानित किया गया। सुषमा लकड़ा प्रतिदिन 70 से 75 लीटर दूध उत्पादन कर रही हैं, जबकि संजय कुमार यादव अपने क्षेत्र में 684 बाछियों का कृत्रिम गर्भाधान करवा चुके हैं। साथ ही रबी एवं खरीफ मौसम में लगभग 8.7 एकड़ के लिए विभिन्न किस्मों के हरे चारे का बीज वितरण करवाया है। इन दिनों राजमूंग की फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े और पत्रभक्षी कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है। किसान पत्तियों से रस चूसने वाले कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाएं और पत्रभक्षी कीट के रोकथाम के लिए डाइक्लोरोभास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। जो किसान अगर समय से राजमूंग की बुआई कर चुके हैं तो उनकी फसल अभी 30 से 45 दिन की हो गई होगी। इस समय फसल में खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक देखभाल की विशेष जरूरत है। राजमूंग की खेती जो अभी किसान भाई किए हैं उनकी फसल अभी 30 से लेकर के 45 दिनों की हुई होगी और ऐसे समय में किसान भाइयों के खेत में खरपतवार काफ़ी हो जाता है। तो सर्वप्रथम किसान भाई अपने खेतों को खरपतवार निकाल के साफ़ कर दें। और अभी के समय में देखा जा रहा है कि 2 तरह के कीड़े उनको नुकसान कर रहे हैं। एक तो पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े और दूसरे पत्तियों को खाने वाले कीड़े। तो जहाँ भी देखे खेतों में किसान भाइयों को पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े जो बग होते हैं, माहू होता है, सफ़ेद मक्खी होती है, तो उससे बचाव के लिए किसान भाई मोनोक्रोटोफास दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें या मिथाइल ओ डेमाटाम दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें। दूसरे कीड़े जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उसमें देखें कि शुरू में कीड़े समूह में रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद करते हैं पत्तियों को, तो उसको तोड़ करके किसान भाई कहीं के गाड़ करके उसको नष्ट कर दें। सब्जी फसल बैगन से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान सामान्य किस्मों में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा तथा संकर किस्मों में स्वर्ण नीलिमा और स्वर्ण शक्ति लगाएं। ये जीवाणु मुरझा रोग कृषि अनुसंधान परिषद प्लांटू द्वारा सब्जी फसल बैगन की कई ऐसी किस्में विकसित की गई हैं, जो बैगन को जीवाणु मुरझा रोग से बचाता भी है और अधिक उपज देने की भी क्षमता रखता है। इसमें सामान्य और संकर दोनों किस्में हैं। किसान भाइयों, अगर आप बैगन की खेती करना चाह रहे हैं तो हमारे किस्म से, हमारे केंद्र से विकसित जो सामान्य किस्में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों किस्में जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं और अधिक उपज देने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा संकर किस्म की अगर आप बीज लेना चाहेंगे तो स्वर्ण नीलिमा और स्वर्ण शक्ति का बीज भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। इसका बीज भी लेकर के आप सामान्य और संकर दोनों किस्मों की खेती बैगन की कर सकते हैं। किसान भाई डिबलिंग विधि से बीज बुआई का कार्य करने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कृषि कार्य हमेशा बेहतर परिणाम देता है। आज हमारे साथ जो सफल किसान जुड़े हैं उनके द्वारा किया जाने वाला काम ही उनके सुलझे हुए सोच का आईना है। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका अनुभव।
बैंगन लगाए है, बीन लगाए है, बिलेती लगाए है, मटर लगाए है। बहुत मेहनत लगे साते छुआ मन रहती न खेतिए से सब चले। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1830 रुपए से 2025 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2650 रुपए से 5100 रुपए, गेहूँ 1500 रुपए से 2050 रुपए, चना 3700 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6000 रुपए, दाल मसूर 4450 रुपए से 5050 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 5100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 800 रुपए से 900 रुपए और प्याज 3800 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक। तो कृषि समाचार में अभी आपने देखा कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिले, साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में और मंडी के भाव के बारे में। तो इसके साथ और भी अभी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी और मंगरा भाई बताएंगे कि अभी कौन कौन सी जानकारी और देने वाले हैं आज आपको। जानकारी हम खूब लेकर के आए हैं, लेकिन आगे का हम लोग जानकारी का आदान प्रदान करें उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। तो केतकी भाजी, जैसा कि आप पूछ रही थी कि का हम बताएंगे और किसान भाई का चीज़ आज जानेंगे। तो किसान भाई बहन, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो अपने फसलों की सुरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, कीड़ों से सुरक्षा के लिए हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो उन कीटनाशी दवाइयों का कैसे हम सुरक्षित उपयोग करें,
सबसे पहले इस विषय पर हम देखते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए
उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। जानकारी तो बहुत अच्छी थी हाँ। और निश्चित है किसान भाई बहनों को इससे लाभ होगा। तो अब किसान भाई बहन कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित उपयोग कैसे करें इसके बारे में तो जानकारी ले चुके हैं। अब हम इनको दूसरी जानकारी देने वाले हैं, तो क्या देने वाले हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए किसान भाई बहनों को। जानकारी ऐसा है ना कि केतकी भौजी, जो आप ऐसा रंग पहन करके आए हैं ना, एकदम लाल लाल, खाली आपका ऊपर में एक ठो ऐसा करके कुछ रहता ना, तो आप मुर्गी जैसा लगती। हम समझ गए, लगता है आज किसान भाई बहनों को आज मुर्गी पालन के विषय में कुछ बताने वाले हैं। एकदम सही पकड़े आप किसान भाई बहन। हम लोग झारखंड में पारंपरिक तौर से हर घरों में, हर गांव में, हर किसान या हर ग्रामीण अपने घरों में मुर्गी पालन करते हैं। लेकिन आज की तारीख में व्यावसायिक तौर पर बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन किया जा रहा है और उससे अच्छा लाभ भी कमाया जा रहा है, जो हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए बहुत सहायक है और ये मुर्गी पालन बहुत ज़रूरी भी है। तो हम आज जानेंगे इस संबंध में कि हम मुर्गी पालन की शुरुआत कैसे करें और ऐसे करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इसके विषय में आज जानकारी देंगे आपको हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. गुप्ता जी। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, जो पशु विकृति विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करेंगे कि चूज़ों की किस प्रकार से देख रेख की जाए और उसको एक व्यवसाय के रूप में किस तरह से उन्नत किया जाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान मेरे को ये बताएं कि जब चूजे वो लाएंगे बच्चे, तो उस समय विशेष क्या क्या ध्यान दें? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जब फार्मर्स जो हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जब वो चूज़ों को अपने फार्म में लाते हैं तो थोड़ी सी व्यवस्था उनको पहले से करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चूजे जो होते हैं उनका जो शरीर का तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है आम जो चौपाया जानवर होते हैं उनसे, तो उनसे 8 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूजे जब फार्म में आते हैं तो फार्म का जो तापमान है उस रूम का, जिसे ब्रूडर हाउस कहा जाता है, उस रूम का तापमान अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले से जो ब्रूडर हाउस है उसमें बल्ब को जला करके रखें और एक थर्मामीटर रखें, जिससे कि पता चले कि तापमान कितना है, और तापमान उस रूम का 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो चूजा आने के एक दिन पहले से ही वहाँ पे बल्ब जला करके रखें और वहाँ पे जो बिछावन या जो लिटर का जो उपयोग करेंगे वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। और जो ब्रूडर हाउस होता है उसमें जहाँ पे चूज़ों को रखना है उसके ऊपर होवर लगा हुआ रहना चाहिए, जिसमें कि बल्ब लगे रहते हैं, और नीचे में जो चूजे इधर उधर भटक ना जाएं उसके लिए चिक गार्ड लगा देना चाहिए। ऐसा करने से चूजे लाइट के नीचे रहेंगे, उन्हें प्रचुर मात्रा में गर्मी मिलेगी और वे बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ होता है कि जब चूजा ले आए तो अच्छी बात है कि पहले से व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लाने के लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप जब ले आए हैं चूजे तो उन्हें खाने की व्यवस्था तो ज़रूरी होगी। तो खाने में, आहार व्यवस्था में किन किन बातों पर वो ध्यान दें, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चूजे आपने पहले, हमारे किसान भाइयों ने पहले जो रूम का वातावरण गर्म कर लिया, फिर चूज़ों को लाया गया, तो तुरंत वो खाना ना दें उसको। ये बात जानने की बहुत आवश्यकता है कि चूज़ों के अंदर में, अंडे में जो पीला वाला भाग होता है जिसे हम योग कहते हैं, उससे शुरू के 36 घंटे तक चूज़ों को आहार मिलता रहता है। इसीलिए अगर उसको तुरंत चूजे जब अंडे से निकलते हैं और अगर आहार दे दिया जाए तो वैसी अवस्था में वो जो योक है वो शरीर के अंदर रह जाएगा और योक में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और उससे उनको रोग हो जाएगा, जिसे हम लोग योक सैक डिजीज़ कहते हैं, चाहे ऑम्फेलाइटिस कहते हैं, और उसमें चूज़ों में भारी मात्रा में मृत्यु होने लगती है। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब चूजे हमारे किसान भाइयों के पास आएँ तो उन्हें वो कम से कम 36 घंटा तक या 24 घंटे तक कोई दाना ना दें, केवल ग्लूकोज़ पानी दें, उसमें पानी में ग्लूकोज़ मिला करके दें। ऐसा करने से चूज़ों का हेल्थ ठीक रहेगा। और उसके बाद अगर दाना देना शुरू करते हैं तो अचानक वो मोटा दाना नहीं दें। सबसे पहले उनको 1 से 2 दिन तक मकई दर्रा जो महीन हो, चूजे छोटे होते हैं, उनका चोंच भी छोटा होता है, बड़े दाना वो खा नहीं पाएंगे, वो पचेगा नहीं ठीक से, तो चूजे बीमार हो जाएंगे। तो महीन मकई का दर्रा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये मकई का दर्रा ही देना उचित रहेगा, छोटा शुरू के 1 दिन। अच्छा, इसके साथ कोई और मेडिसिन वगैरह डालना पड़ता है ताकि उसके ग्रोथ में फ़ायदा करे, उसके हेल्थ में फ़ायदा करे? जी हाँ, आज के वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है उसमें ये पता लगा है कि कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है, जो कि अगर चूज़ों को पहले दिन से दिया जाए तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और ये मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इसका जो मेन तरीका ये होता है काम करने का कि चूजे के पेट में शुरू में कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन नहीं रहता है। तो अगर इन्फेक्शन करने वाला, संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया पहले चला गया तो वो आंत को संक्रमणित कर देगा। तो उसके आने से पहले अगर आप लाभदायक बैक्टीरिया को वहाँ पे छोड़ देते हैं तो जो संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया है उसके पास जगह नहीं रहेगा अपने को वहाँ पे इन्फेक्शन करने के लिए और बीमारी उसको नहीं होगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर लाभदायक मुर्गी पालन करना है तो पहले सप्ताह में ही प्रोबायोटिक्स जो मिलता है, जिसे लाभदायक बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो उनको शुरू से पहले सप्ताह में पहले दिन से ही दिया जाए तो बीमारी की दर कम हो जाएगी। ये आहार के साथ मिला के देना है या बना बनाया मिलता है ये प्रोडक्ट? नहीं, पाउडर मिलता है, उसको आहार में मिलाना है। आहार में मिला करके पहले 3-4 दिन दें, उसके बाद फिर लगातार देने की आवश्यकता नहीं है, शुरू के 1 सप्ताह में देने की बहुत आवश्यकता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब चूजा लाते हैं किसान भाई तो उस समय कोई और दवाई वगैरह तुरंत देने की आवश्यकता पड़ती है कि या बाद में कुछ टीकाकरण वगैरह करना पड़ता है? जी नहीं, दवा तो देना ही पड़ता है क्योंकि वातावरण में बहुत बैक्टीरिया घूमते हैं और ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक शुरू के 3-4 दिन मिलाया जाता है। उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक हैं, टेट्रासाइक्लिन है, सेफेलेक्सिन है, नियोमाइसिन है। तो इन सारी बातों में इस बात का केवल ध्यान रखना है कि एक ही एंटीबायोटिक को हमारे किसान भाई बराबर ना देते रहे, 2-3 लॉट तक दें, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक बदल दें, नहीं तो फिर उसमें बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस हो जाता है और बैक्टीरिया काम नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक का डोज होता है वो आधे मात्रा में दे। जहाँ पे बीमारी से बचाना है, जहाँ बीमारी हो गई वहाँ पूरी मात्रा में दिया जाता है और जहाँ बीमारी से बचाना है वहाँ पे आधे मात्रा में ही दवा को देना पड़ता है, उसे पानी में मिला करके दिया जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब कि जब चूजे पानी नहीं पीते हैं तो उनका जो बिछावन रहता है वो कभी कभी गीला हो जाता है, जिससे काफ़ी जानवर मुर्गी एक बार मर जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या व्यवस्था करेंगे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि बिछावन का गीला हो जाना। चूजे जो होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं और खेलना उनका बहुत नैसर्गिक एक स्वभाव होता है। तो वो खेलते हैं, पानी के ऊपर में तोड़ते हैं, लिटर को गीला कर देते हैं। तो लिटर गीला अगर हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें फफूंद जैसे फंगस होना शुरू हो जाएगा, उसको एस्परजिलस कहा जाता है। और फिर उस खेलने के क्रम में वो फफूंद जो है वो हवा में आ जाते हैं और हवा के माध्यम से वो उसके श्वास नली के द्वारा फेफड़े में चले जाते हैं और वहाँ पर वो दाने दाने जैसा छत पैदा कर देते हैं, जिसे ब्रूडर निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया हो जाता है, उसे ब्रूडर निमोनिया कहते हैं। और ये एक बहुत ही असाध्य टाइप का बीमारी है, इसको इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है और भारी मात्रा में चूजा मरने लगता है। हाँ, कई मरेंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा होने दें। लिटर को हमेशा सूखा रखें। पानी पहले तो आप थोड़ा सा छिछले वो बर्तन में देते हैं, जाली वाला। हाँ, नहीं, अलग से पतला आता है, प्लेट जैसा आता है, लेकिन बाद में फिर सही ढंग से दिया जाए पानी ताकि लिटर ना गीला हो। अगर लिटर गीला होता है तो उस लिटर को हटा दें और सूखा लिटर वहाँ पर डालें। अच्छा, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई कि चूजे में कौन कौन से प्रमुख बीमारियाँ रोग होते हैं और उनका निदान क्या करेंगे संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में बताता हूँ कि चूजे में जो 2-3 बीमारियाँ होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो उनमें ठंडा बहुत जल्दी लगता है। अगर आप ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर ठीक से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, लाइट चला गया, आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, तो तुरंत उनका जो फेफड़ा होता है ना वो रोगग्रसित हो जाता है और भारी मात्रा में मरने लगते हैं। तो इसीलिए चिलिंग जिसे कहते हैं, ठंडा लग जाना, वैसा ना होने दें। लाइट को सही मात्रा में रखें, गर्मी सही मात्रा में दें चूजों को। और दूसरी बड़ी बीमारी उसमें होती है जिसे एक ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं, ओम्फेलाइटिस। जैसा मैंने कहा कि अगर उसको दाना आप जल्दी दे देंगे तो उसका जो योक होता है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और फिर चूजे मरने लगेंगे। तो ऐसा कई बार क्या होता है कि बीमार चूजे ही फार्म में आ जाते हैं। तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि चूजा लेते समय वो स्वस्थ हो, बीमार ना हो और आप उसे सही ढंग का पानी और दाना दें। अगर ई कोलाई हो गया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। उसमें होता क्या है कि उसका योक जो होता है वो संक्रमणित हो जाता है, हरे रंग का हो जाएगा, पेट में पूरा पानी भर जाएगा। तो ये सब पहचानने के लिए
अगर कहीं इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि हमारे जो पैथोलॉजी विभाग है वेटनरी कॉलेज में, वहाँ आकर के वो चूज़ों का पोस्टमार्टम करा लें। हम उसे पता लगा के बता देंगे कि किस तरह का रोग है, ब्रूडर निमोनिया है कि ई कोलाई है कि उसको चिलिंग हो गया है, ठंडा लग गया है, और फिर उसी हिसाब से उनका दवा होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी बीमारी हुई है और उसकी इलाज वो सही ढंग से कर सकेंगे और बाकी अपने चूजे की देखभाल उस सही ढंग से कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चूजों की कैसे रखरखाव की जाए, उसकी देखभाल की जाए और अपने व्यावसायिक रूप में भी उसका उपयोग कर सकेंगे। तो हमारे डॉक्टर साहब ने जितनी अच्छी जानकारियाँ दी और मुझे उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीके से अगर किसान भाई अपने चूजों की देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हुए थे और हमारे किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई हमारे विशेषज्ञ साहब ने तो मंगरा बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ। मुझे तो देख के लगता है कि हमें भी मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। एकदम सही बोले आप। और हम तो मुर्गी पालन करते हैं लेकिन उतना बढ़िया से नहीं जानते थे, इसलिए हमको एकदम चकाचक जो है सो फायदा नहीं हो रहा था। नहीं तो अब तो विशेषज्ञ साहब की बातचीत के बाद चकाचक फायदा बिल्कुल होना चाहिए। हमको बिल्कुल होगा और हमारे झारखंड के तमाम किसानों को, तमाम ग्रामीणों को जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताई गई बातों पर अमल करें तो निश्चित ही उनको लाभ होगा। तो भाई जानकारी तो आज हम दे चुके हैं अपने किसान भाई बहनों को। तो अब वक्त हो चला है इजाज़त लेने का जी। तो जाते जाते इनको हम बता दें अपना पता। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें और मंगरा को दीजिए इजाज़त। जोहार।